एशिया रीजनल फाइनल्स में अब कहीं ना कहीं एक कदम दूर है ये चारों टीमें इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए खुद को क्वालिफाई करने के लिए। एक तरफ है ओमान वर्सेस माफ कीजिएगा, एक तरफ है नेपाल वर्सेस यूएई और दूसरी तरफ है ओमान वर्सेस बहरीन। ये जो सेमीफाइनल मैचेस हो रहे हैं इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में खुद को कहीं ना कहीं देखेगी और बहुत सारी चीज़ें इस मैच में दाव पे लगी हुई है। इसमें कोई दौराय नहीं है, आपने जितना कुछ क्रिकेट खेला वो सब कुछ हो गया, डन एंड डस्टेड। आपने जो गलतियां की वो सब कुछ आप पीछे हैं, जो आपने उससे सीखा कितना वो इस मैच में आपको अप्लाई जरूर करना है। उसके बाद आप क्या जीते, कितना आप जीते, क्या आपने ट्रॉफी जीती, आप किस रैंक की टीम है, वो सब कुछ अब साइडलाइन हो जाएगा। लेकिन याद जो रहेगा वो सिर्फ ये डे रहने वाला है कि इस एक स्पेसिफिक डे में आज जब आपका सामना दूसरे सेमीफाइनलिस्ट से हुआ तो इस गेम में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, आपकी टीम जीती या नहीं। यहाँ पर जीत और सिर्फ जीत मैटर करेगा, या ना कोई एक्सक्यूज, ना कोई बहाना, ना कोई गलती, ना कोई चोट, ना कोई ये मिस हो गया, ना कोई कैच ड्रॉप, ना कोई मिस फील्डिंग, कोई भी चीज, कोई भी एक्सक्यूज यहाँ काम नहीं आने वाला। चारों टीमों के लिए मैं कह रहा हूं। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज मैटर करेगी, वो है जीत। जीत कैसे भी आए, बस एट द एंड जीत चाहिए, क्योंकि इस जीत के साथ आप कहीं ना कहीं एक आईसीसी इवेंट खेलने के लिए जाएंगे जो है T20 वर्ल्ड कप। तो ये कहीं ना कहीं इस शुरुआत के तौर पर ये मेरी तरफ से लाइन हो गई। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो ओमान वर्सेस बहरीन यहाँ पर होना है। तो ओमान वर्सेस बहरीन, फिर यूएई वर्सेस नेपाल की भी यहाँ बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है मैच। ये ऑलरेडी हाई ऑक्टेन गेम होता है नेपाल वर्सेस यूएई, लेकिन ओमान वर्सेस नेपाल भी जबरदस्त गेम रहा और थैंक्स टू ओमान बॉलिंग एंड विवेक यादव के एफर्ट की वजह से भी। विवेक के एफर्ट ने उस मैच में जान डाल दी, जो एक नीरस सा मैच जा रहा था, और ओमान की बॉलिंग में तो खैर जबरदस्त काम किया ही किया था। खैर एंड ओमान वर्सेस बहरीन की अगर मैं सही फाइनल की यहाँ बात करूँ तो उससे आप किस तरह से देख रहे हैं ओमान के पर्सपेक्टिव से? अगर सबसे पहले मैं जानना चाहूँ क्या गलतियां आपको ओमान की में अभी भी नजर आती हैं जो ठीक करना जरूरी हो, कि बहरीन को किसी भी सूरत में कमतर रखने की गलती या ओमान को नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ओमान ऑलरेडी बहरीन से हारा हुआ है गल्फ चैंपियनशिप। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं यहाँ काम आएगा अगर ओमान, क्योंकि ओमान में सीनियर प्लेयर्स भी हैं तो लर्निंग हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। उस मैच को यहाँ ज़रूर देखा जाएगा, गल्फ T20 चैंपियनशिप वाले मैच को, कि ओमान वो हारा कैसे था, क्या गलतियाँ हुई थी वहाँ, जिशान मकसूद उस मैच में थे नहीं। तो ये सब पॉजिटिव भी है कि ओमान उस मैच से ज़रूर कुछ सीख कर यहाँ पर आएगा, क्योंकि बहरीन एक डिफरेंट ओपोनेंट है, क्योंकि उनके खिलाफ ओमान ने ज़्यादा खेला नहीं है। लेकिन ओमान की कुछ गलतियाँ हुई हैं अभी हाल फिलहाल में। अब देखें प्लेयर्स जो है वो रन्स नहीं कर रहे, आकिब जो है वो अकेले रन्स कर रहे हैं, फिर जिशान अभी एड ऑन हुए तो वो भी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा की हो जाते हैं बैटिंग से। बैटिंग की अभी बात कर रहे हैं हम, और अगर डे रहा और अगर किसी तीसरे प्लेयर ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया तो वो बात अलग है कि हाँ आज के डे में इस प्लेयर से हमें एक 40-45 रन का एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया, तो अपने आप पे बहुत लकी डे रहेगा। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जो बिलीव है वो सिर्फ दो ही प्लेयरों पे है, आकिब और जिशान। यही टीम की नैया पार लगाए बैटिंग से अगर हम देखें। बिल्कुल, लेकिन दूसरे बैट्समैन के लिए एक यहाँ चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, वो है कम से कम खराब शॉट खेलकर अपना विकेट ना गंवाएं। जहां पर और इतनी ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रोक प्ले की भी जरूरत नहीं है, वो उन्होंने नेपाल के खिलाफ किया, क्योंकि वहां पर उनको स्टार्ट मिला। देखिए प्रतीक अथावले 24 रन पर आउट हुए, कोई 4 रन पर आउट नहीं हुए, 24 रन आपने बना लिए। एक तो आपके दो कैच ड्रॉप थे, वो तो नेपाल की फील्डर्स की गलती रही, लेकिन 24 आप पहुंचे, फिर भी आप उस ओवर में 1-2 चौके मार भी दिया आपने, फिर भी आप हवाई फायर के लिए जा रहे हैं। वैसे ही जो बैट्समैन गिरा था कश्यप प्रजापति, 2 बाउंड्रीज मार चुके हैं करण किसी के ओवर में, फिर भी वो उसके बाद लॉफ्ट करने के लिए जा रहे थे स्ट्रेट, और ये कहीं ना कहीं आप बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कहीं ना कहीं सिचुएशन को। ये मत करिए, बहुत बड़ा बैकफायर करेगा। आपने इस टूर्नामेंट में जितने ही मैचेस जीते हो, अगर ये मैच नहीं जीता तो वो सब कोई याद नहीं रखने वाला, वो सब भूल जाएंगे। ये मैच आपको जीतना होगा। तो दूसरे बैट्समैन के लिए क्लियर ये है, खराब शॉट से बचने की कोशिश करिए, अपने आप रन आपको मिलेंगे। ग्राउंड पर रन हैं और बॉलर को रन देगा। बॉलर ने विकेट लिया हो तो समझ में आता है, आपके रन आ गए हैं 8-10 एक ओवर में, फिर भी आप सोच रहे हैं एक बॉल बची चली, इस पे भी मैं छक्के केयरलेस, शायद एक बॉल में चला भी जाए, अगले ओवर में आउट हो जाएंगे। तो फायदा क्या होगा? आप डगआउट में बैठे होंगे, फिर से वही सब लोग कहेंगे कि आकिब जिशान प्लीज हमारे रन्स करिए। ये एक दिक्कत ओमान के साथ अभी बनी हुई, जिसे हमें सुधारना जरूर होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चले बहरीन की तरफ से, बहरीन की बैटिंग यूनिट में दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि दिक्कत तो वहाँ बहुत बड़ी है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए अभी खाली इमरान अली बट आपको अभी इस रीजनल फाइनल्स में रन करते हुए दिखे, हैदर बट ने थोड़े से रन उन्होंने भी किए, लेकिन कलेक्टिव बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ नहीं आ रही है। उमर तूर है उनके कप्तान, इसके बाद इमरान अनवर हैं, जुनैद अजीज़ हैं, सत्य रमेश भी नीचे हो जाते हैं, उनके बल्ले से भी ऐसे कुछ रन निकल नहीं रहे। तो
कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इसलिए जो बहरीन है वो इतने बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आप देखेंगे बहुत जो ग्राउंड की नीड है, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो कम से कम आप पोस्ट करिए कि 170 के तकरीबन आप पहुँचे, लेकिन वहाँ तक बहरीन थोड़ा सा बार बार जो फेल हो जा रहा है एक अच्छा टोटल देने में। अगर आप देखें वो इसी वजह से क्योंकि उनकी बैटिंग थोड़ा सा लैग कर रही है, कहीं ना कहीं 25 रन 30 रन की इनिंग ज़्यादा दिख रही है। बस एक आध इनिंग दिखी हमें इमरान अली भट्ट से और हैदर भट्ट से जो हाफ सेंचुरीज आई थी, पर ऐसा कुछ परफॉर्मेंस बल्लेबाजी से नहीं आ रहा है जिस पर हम भरोसा कर सके कि हाँ भाई ये एक बिलीव हो कि हाँ अभी हमारे पास ये बल्लेबाज हैं जो आपके बॉलर्स का सामना कर सकते हैं। ऐसा कुछ बहरीन में नज़र आ नहीं रहा। बिल्कुल, तो ये कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं निकालना होगा, क्योंकि आप अगर आपको ये मौका जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर इस मौके को बनाने की कोशिश करिए और ये बाकी बैट्समैन कंट्रीब्यूशन करना होगा। अगर बाकी बैट्समैन की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं मिला तो यकीनन फिर से कहीं ना कहीं अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो उतने स्कोर तक शायद आप ना पहुँच पाए कि जितना स्कोर आप कहीं ना कहीं ओमान के सामने डिफेंड कर ले। वो बात और है कि आपका जो टेस्ट है बैट्समैनों का वो तगड़ा लिया जाएगा, क्योंकि सामने बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और ओमान की जो बॉलिंग रही है वो काफ़ी बेहतर रही इस टूर्नामेंट में। मलेशिया के खिलाफ 150 करीब डिफेंड किया, नेपाल के खिलाफ और 5 रन कम 145 करीब डिफेंड किया, बहुत अच्छी डिफेंड की। सिंगापुर के खिलाफ तो स्कोर फिर भी 175 था, काफी था, लेकिन नेपाल और मलेशिया के खिलाफ इतना ज्यादा स्कोर नहीं था कि वो चेजेबल ना हो, उसको डिफेंड किया। तो बॉलिंग टेस्ट आपका जरूर लेगी। तो यहाँ पर बैट्समैनों को एक दो बैट्समैन के अलावा बाकी बैट्समैन को भी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 160 मिनिमम आपको पहुंचना पड़ेगा अगर आपको मैच जीतना है, और उसके लिए डेफिनेटली 160 और उसके लिए कंट्रीब्यूशन कम से कम 3 बैट्समैन की तरफ से आना जरूरी है। एक या दो या एक से आज एक चले तो बाकी कोई नहीं चला, इससे काम शायद ना बन पाए। तो बैटिंग में यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। एंड दोनों टीमों की बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? ओमान की बॉलिंग की बात हमने की, आज एनालिसिस में भी की है, वहां पर तो मेरे ख्याल से आपको सॉर्ट आउट नजर है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई एक कमी अभी भी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओमान को भारी ना पड़ जाए? नहीं, बिल्कुल, थोड़ा सा बस अपना जो बॉलर्स हैं वो अपने थोड़ा सा फील्डिंग को देखकर और बॉलिंग को देखकर अच्छा कर रहे हैं, और बस थोड़ा सा अपने डिसिप्लिन रहे, एक्स्ट्राज में ध्यान रखें जो कि मस्ट है। बहुत अच्छी बॉल एक्स्ट्राज में ध्यान दे रहा है ओमान के दे रहे हैं ओमान के बॉलर्स। नेपाल के खिलाफ भी हमने देखा एक बार और, लेकिन बॉलिंग में इतनी दिक्कत नहीं है, उनकी बॉलिंग अच्छी कर रही है। और थ्रू द टूर्नामेंट बहरीन की बॉलिंग भी यहाँ काफ़ी अच्छी कर रही है। रिजवान भट्ट आपके हैं, उसके बाद आपके अली दाऊद हो जाते हैं, उसके बाद आपके आदिल अब्बासी जो कि स्पिनर है जो शुरुआत में बॉलिंग कराते हैं, सत्य रुमेश भी हैं जो राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। तो बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं। ओमान के लिए थोड़ा यही होगा कि उन्होंने खेला नहीं है ज़्यादा, तो थोड़े से यहाँ पर एक ही बार खेला था गल्फ चैंपियनशिप में और एक आध बार ही ज़्यादा खेले हैं आपस में। अगर हम देखें इतना ज़्यादा तो वही खेला था, बिल्कुल। तो थोड़ा सा यहाँ पर बहरीन के बॉलर्स को इसका शायद थोड़ा एडवांटेज अगर कहीं मिल जाए, क्योंकि ओमान के बैट्समैन शायद वैसे ही नहीं चल रहे हैं इतने, लेकिन उसमें बहरीन के बॉलर्स भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, जो कि क्रेडिट देना होगा। उनके पेसर्स हैं, स्पिनर हैं आदिल अब्बासी, वो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। तो कॉन्टेस्ट यहाँ हमें देखने को मिल सकता है बहरीन की बॉलिंग की तरफ से बजाय ज़्यादा बैटिंग। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर, क्योंकि आप इस गेम में भी देखिए, रीजनल फाइनल्स में भी देखिए, यूएई के खिलाफ मेरे ख्याल से 130 या 40 करीब डिफेंड कर रहा था बहरीन, जितना मुझे याद है शायद इतना ही करीब था, जहाँ पर यूएई शायद उस गेम को 5 विकेट से जीता था, लेकिन वो मैच 19वें ओवर तक लेकर चली गई थी बहरीन की टीम। तो वो एक बेहतरीन रहा कि बॉलर्स ने कोशिश पूरी की 135-40 को भी हम डिफेंड करने की कोशिश जरूर करें, और टॉप 3 तो सिर्फ 24 रन के अंदर ही आउट कर दिए थे यूएई के। हांगकांग के खिलाफ तो उन्होंने 143 कहीं ना कहीं डिफेंड ही कर दिया, और हांगकांग के खिलाफ वो मैच जीता, उसी वजह से कहीं ना कहीं वो हांगकांग से ऊपर भी रहे थे। तो बॉलिंग यूनिट ने काफी बेहतर काम किया इन कंपेयर टू बैटिंग। अगर बैटिंग यूनिट ने थोड़ा सा साथ दिया और बॉलिंग यूनिट अपना वही रिपीट किया जो वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहरीन इस यहाँ पर कहीं ना कहीं ओमान का तख्ता पलट कर सकता है और कहीं ना कहीं खुद को देख सकता है टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन यहाँ पर ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, तो आपको कहीं ना कहीं हर पेस कवर रखना पड़ेगा। एक भी कैच ड्रॉ और आप मैच से आउट, ये बहुत ज़रा ध्यान रखने की जरूरत है। फील्डिंग के स्तर दोनों की बेहतरीन रहनी पड़ेगी इस गेम के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर टॉस जीतकर बहरीन को आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पहले क्या ले? बिल्कुल बल्लेबाजी यहाँ पर ले, टॉस जीतकर अगर वो करे, क्योंकि उनका जो स्ट्रांग है वो है बॉलिंग, तो वो चाहेंगे कि वो डिफेंड करे वो, ताकि स्कोर अगर कम से कम 160 के अराउंड दे तब वो डिफेंड करने रहेगा। लेकिन 130 140 शायद ये ज़्यादा आपसे डिमांड हो जाए कि बहरीन के बॉलर्स के लिए आप कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं, तो शायद ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन स्कोर 160 हो और उसके बाद बहरीन के बॉलर ज़रूर यहाँ पर मैच में काम आ सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये कहना, और एक चीज और होगी कि ओमान को आप इसका मतलब बैटिंग के लिए सेकंड भेजेंगे। जी हाँ, ओमान की जो है वो बिल्कुल। बॉलिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस वक्त बजाय बैटिंग के, तो उन्हें कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करा सकते हैं अगर आपने स्कोर अच्छा लगाया है बस, तो बस। कहीं ना कहीं चेस करते हुए। तो खैर, तो आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए जरूर जाएं। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, नेपाल वर्सेस यूएई। ये जो मैच है ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफी बड़ा मैच है और काफी रिसेंटली हमने देखा इससे प्रीमियर कप का जो फाइनल हुआ जहाँ जिस मैच को जीतकर टीम बिल्कुल पहुंची वहां पर भी कहीं ना कहीं दोनों टीमें भिड़ी। उसके बाद अगर हम देखें लगातार इनका कॉन्टेस्ट चलता रहता है। अभी ट्राई नेशन सीरीज में नेपाल ने यूएई को बहुत कहीं ना कहीं आसानी से कहीं ना कहीं दोनों मैच पकड़ी थी, लेकिन फाइनल मैच में यूएई ने जबरदस्त वापसी की और 160 करीब जो है चेज भी किया और उस मैच को और उस टूर्नामेंट को, उस ट्राई सीरीज को भी उन्होंने जीता। लेकिन अब यहाँ पर बात अगर हम करें तो ये हो जाता है एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट। अब सिर्फ एक गेम का फर्क है दोनों के बीच में। कई सारी चीजें यहाँ पर जरूर हैं कि अब जो जो गलतियां आपने की हैं उसे अब साइडलाइन करने की बारी आ गई है बहुत जल्दी, क्योंकि अब 24 घंटे का वक्त नहीं होगा, प्लेयर सारे वापस से मैदान में होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी चीजें हुई उसे आप साइड में रखिए और आप फिर से अपनी सारी पॉजिटिव चीजों को लेकर आइए, लेकिन उन पॉजिटिव चीजों के साथ वो लेसन्स भी होने चाहिए जो आपने उन गलतियों से सीखा हो, जो आपने ओमान के खिलाफ किया, जो आपने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में यूएई के खिलाफ किया था। शुरुआत एंड सबसे पहले नेपाल के पर्सपेक्टिव से करते हैं। दिक्कतें बैटिंग यूनिट में कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं आसिफ के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि ये इशू जरूर है। आसिफ जो है मेरे ख्याल से जब वो लगातार 2 बार इस तरह की शॉट में आउट हुए, जब वो लेग की तरफ हल्का सा कटेगा सिंगल देना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि वो सीधे बल्ले से खेलें। नहीं, जरूर, बिल्कुल। देखिए, आप बिल्कुल बेहतर रहेगा वो सीधा बल्ला यूज करें, बिल्कुल करें और रोकने की कोशिश करें। और वो थोड़ा अलग के लिए आउट हो रहे हैं, कहना भी होगा बार बार। शायद बल्ला कभी आपने जैसा बताया कि बल्ला कभी वो तेज आ रहा है, कभी बहुत स्लो आ जा रहा है, तो थोड़ा सा जजमेंट यहाँ करने में शायद उन्हें दिक्कत आ रही है। तो उम्मीद करेंगे कि इतने बड़े हाई वोल्टेज मैच में थोड़ा सा वो ध्यान दें कि अपने आउट होने के तरीके को, थोड़ा सा ये अनऑर्थोडॉक्स तरीका बन जा रहा है आउट होने का, बार बार 2 बार हो गया है ऐसा। तो थोड़ा सा उसमें अगर जज करेंगे बॉल को, थोड़ा सा उसकी स्पीड चेक करेंगे और अपने बल्ले की स्पीड को देखेंगे तो शायद उसमें वो करेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद अगर बात करें उन्हीं के साथी कुशल भुरतेल के बारे में, तो कुशल भुरतेल की डेफिनेटली बात यह है, जैसे हमने पहले कहा, ये हमने शुरू में जो मैंने वो लाइन डाली थी वो इसीलिए डाली थी, ये एक मौका है बस। इस मौके में आप कोई गलती की गुंजाइश नहीं है कि मेरे से ये हो गया, मेरे से ये चला गया, वो क्यों रन आउट हो गया, वो क्यों, उसने क्यों कैच छोड़ दी, कुछ नहीं। इस एक यहाँ पर एक भी गलती और आप कहीं ना कहीं इस रेस से बाहर हो जाएंगे। कुशल भुरतेल के लिए एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे कि हो सके तो अननेसेसरी रिस्क से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि इस तरह के एरर से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के गेमों में मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ब्लीक हो जाता है। एक आपने गलती की और आपका एक विकेट गिरा, पता चला पूरी टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गई और टीम हार गई, और वही आज हुआ भी। कुशल भुरतेल जब तक स्ट्रोक ले रहे थे बेहतर था, अब आपका विकेट गिरा और उसके बाद और ज़्यादा प्रेस चला गया। बैटिंग ऑर्डर वगैरह की तो छोड़ ही दीजिए, वो तो खैर पूरा मैस कर दिया बैटिंग ऑर्डर को खराब कर उस पर भी जरूर आएंगे। लेकिन कुशल भुरतेल को एक जरूर कहना चाहेंगे कि लंबे इनिंग खेलने की यहाँ पर उन्हें जरूरत है यार। बिल्कुल सही कहा आपने, और थोड़ा सा उन्हें लंबा यहाँ जाना होगा कि आप थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, स्टार्ट अच्छा मिल रहा है आपको, तेज शुरुआत दिला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कुशल भुरतेल आउट हो जा रहे हैं वो अपने आप में थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर बॉलर्स का विकेट अगर ज़्यादा नज़र आएगा कि बहुत बेहतरीन बॉल है, बहुत अच्छी बॉल है, इसे कैसे खेला जाए, मैं उस बॉल में आउट हुआ हूँ, तो थोड़ा सा चलिए आपको बेनिफिट दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं तो उस टाइम टीम को ज़रूरत है, हाँ टीम का स्कोर हो 100 रन 1 विकेट, अब तो फिर क्या ज़रूरत है, हाँ भाई मैंने ऐसा शॉट खेला, मेरी भी 50 हो गई थी और टीम को ही मैं अच्छे पोजीशन पर लेके चला गया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन जब विकेट अर्ली गिर जाए और आप भी सेट हो जाए तब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना होता है। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे बनने की जरूर है कि जैसे कि हमने देखा आज के मैच में आसिफ भी आउट हुए, सोमपाल भी आउट हुए, उस सिचुएशन पर आप कहीं ना कहीं रिस्की शॉट से बचे, और ऑलरेडी कई सारे स्ट्रोक्स हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, अपना रन रेट और स्ट्राइक रेट है इस तरह के शॉट पे बचने की, क्योंकि अब यहाँ पर तो गुंजाइश थी, आपको पता था आप सही फाइनल में पहुंच चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हम सेकंड पे आ जाएंगे, लेकिन सही फाइनल में तो हम हैं, अभी मौका है, लेकिन अब वो गुंजाइश नहीं है। ये सब चीजें ध्यान में रखकर एक बार जरूर इसके बारे में जरूर सोचिए और फिर मैदान में अपना गेम प्लान उतारिए। ये बात होगी कुशल, और उसके बाद बैटिंग ऑर्डर वापस से हम कहेंगे प्लीज जो था वही कर दीजिए, जो था बिल्कुल वही कर दीजिए। कुशल आसिफ आए हैं, 1 डाउन यहाँ पर रोहित पटेल आएंगे, 2nd डाउन कुशल में, हाँ वो बात जैसे हमने पहले भी कहा था, 100 पे पहला विकेट गिरा है
तो यहाँ पर कुशल मल्ला की एंट्री बिल्कुल फिट बैठती है। 9 ओवर 10 ओवर में 100 रन है और अब कुशल गुर्जर ने आसिफ में से कोई एक विकेट गिरा तो फिर बिल्कुल सही है कि आपने कुशल मल्ला को भेजा है। और अगर जल्दी गिर गया विकेट पे, अभी पार्टनरशिप बिल्डअप की जरूरत है, तो प्लीज रोहित पटेल को 1 डाउन करिए, वो उसके बाद कुशल मल्ला को 2nd डाउन। उसके बाद यहाँ देखना होगा कि यहाँ दीपेंद्र सिंह एरी यहाँ पर इस मैच में आ रहे हैं कि नहीं। आज ग्राउंड में दिखे तो जरूर थे, थोड़े बहुत ग्राउंड के आसपास प्रैक्टिस वगैरह करते हुए। अब बाकी आप देखना होगा कि वो खेलेंगे या फिर नहीं। अगर वो खेलते हैं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी की यहाँ पर जगह जरूर बनेगी। लेकिन अगर वो नहीं खेलते तो फिर उसके बाद आप कंटिन्यू जिस ऑर्डर के साथ जाना चाहते कर सकते हैं, सोमपाल कामी को उसके बाद नहीं, रोहित के ठीक बाद, कुशल के ठीक बाद में, उसके कुशल के बाद कोई एक प्लेयर, उसके बाद सोमपाल कामी को यहाँ पर भेजा जा सकता है नीचे के डाउन पर। अगर नहीं उसके बाद तो गुलशन आ जाएंगे, फिर नीचे यहाँ पर सोमपाल कामी को भेजा जा सकता है क्योंकि उनकी जरूरत नीचे ज्यादा है। अगर सभी को आप ऊपर भेजेंगे तो कंट्रीब्यूशन नीचे और नीचे उनकी जरूरत कितनी ज्यादा है वो आज कमी खाली जब विवेक यादव सपोर्टर ढूंढ रहे थे उन्हें कोई मिला नहीं। जब तक मिला करण केसी नीचे से आए तब तक बहुत लेट हो गया था। रिकॉर्ड रेट इतना बढ़ गया था कि वो कितना ही मारते फिर भी उन्होंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, दांत उन्हें ऑलरेडी हम दे ही रहे। तो बैटिंग ऑर्डर में यहाँ पर चीजें हैं, इस बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएं, बहुत इसी बैटिंग ऑर्डर रिजल्ट भी दिए हैं, इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। वो अलग बात है कि उस स्पेसिफिक डे पे किसकी बल्ले से रन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन इसी बैटिंग ऑर्डर ने आपको रन कर दिए तो उसी के साथ जाना बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बस एरर से बचिए, बस यही उम्मीद रहेगी कि गलती करते हुए अगर हम बल्लेबाजों को ना देखें तो बहुत अच्छा लगेगा कि चलिए आपने गलती नहीं की तो बॉलर्स की वजह से कोई बात नहीं, विकेट मिला, बेहतरीन फील्डिंग की वजह से मिला, बिल्कुल बेहतरीन कैच वगैरह या रन आउट हो गया, बहुत अच्छी रन आउट किसी ने कर दिया आपको अपनी फील्डिंग से तो अलग बात है। लेकिन अगर खराब शॉट, बहुत ही पुअर शॉट देखने को मिला हमें इस मंच पर आकर, इस जगह पर आकर, तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अपसेट फैंस भी होंगे और कहीं ना कहीं आप खुद से भी, टीम भी अपने आप से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगी अगर खराब शॉट्स खेले गए। बिल्कुल, और डेली क्रिकेट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से अपसेट जरूर होगा क्योंकि इस तरह के पोजीशन पर आकर आप गलतियां नहीं कर सकते, यहाँ पर गलतियों की गुंजाइश नहीं है। डेली क्रिकेट बार बार कहना जरूर चाहेगा। अभी एक सिचुएशन ही मैं इस बात पे कह देता हूँ, मान के चलिए 6 ओवर में 50 रन है टीम के, 6 ओवर 50 रन आ गए और उसके बाद 7वें ओवर की पहली बॉल आई, आप एकदम हवाई फायर करने चले गए, आउट हो गए। इस तरीके के एरर्स की हम बचने की बात कर रहे हैं। आपने 6 ओवर में 50 रन लगा दिए, बोर्ड पे कोई विकेट नहीं गिरा, आप वहां पर आराम से स्टेबल कर इनिंग को लेकर जा सकते हैं। आप बिना कोई रिस्क लिए भी 10 ओवर में 90 या 95 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप फिर भी छक्का मारने जा रहे हैं और खड़ी हो गई बॉल और आप आउट हो गए, इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर और अननेसेसरी रिस्क लेना। इससे बचने की जरूरत है। ये नेपाल के प्लेयर्स कई बार हमें बड़े गेम्स में करते हुए नजर आते हैं, इसलिए हम ये चीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड बॉलिंग यूनिट नेपाल नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। बॉलर्स को ज्यादा जरूरत नहीं है हमें वहाँ जाने की या किसी को ऐड ऑन करने की या किसी को इंक्लूजन करने की स्क्वाड में मैच के दिन, सेमीफाइनल मैच के दिन। अच्छा कर रहे हैं बॉलर, बस थोड़ा सा अपने शुरुआत के ही वक्त में जो एक कंसर्न था कि सोमपाल करन क्या विकेट ले पाएंगे या नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ले ही नहीं पाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। एक्सपीरियंस बॉलर है और उसी एक्सपीरियंस का यहाँ पर हमें नेपाल को एक ज़रूरत है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें खासकर सोमपाल है, करन है, संदीप है, इनसे बहुत उम्मीद होगी कि बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी इनके 12 ओवरों से, बिल्कुल कि ये विकेट भी निकालें और साथ साथ में रन्स भी कम खर्च करें। करन केसी थोड़ा सा डेथ बॉलिंग अपनी बेटर करें तो अच्छा होगा, वरना इतने बड़े मैच में डेथ बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा असर कर जाएगी नेपाल को, उल्टा बैकफायर कर जाएगी। बाकी अविनाश भाला ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है और गुलशन झा भी बहुत अच्छा कर रहे हैं टीम के लिए। तो बॉलिंग में थोड़ा सा कंसर्न बस वही है कि शुरुआत में और थोड़ा सा अगर बेहतर रहें, लिमिटेड रहें, विकेट ज़्यादा रन्स खर्च ना करें पावर प्ले में तो अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। और अविनाश बरा ने डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कराई है, क्योंकि होता क्या है कि अगर अविनाश बरा की तरफ से अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, रन्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर रन्स लीक हो जाते हैं तो दूसरी टीम का जो स्कोर बोर्ड है वो चलता रहता है। और इसी चीज़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। करन केसी ने जो डेथ ओवर में जो कल ओमान के खिलाफ जो डेथ फेस में जो रन्स दिए, उससे कहीं ना कहीं बचने की जरूरत होगी। दोनों तरफ आपको फर्स्ट फेस में और सेकंड फेस में अपने कंट्रोल बॉलिंग रखने की जरूरत होगी। बाकी एट द एंड फील्डर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल के मैच में भी आया नेपाल ने आज के मैच में इतना गैप कम है, ऐसा लग रहा है कल हुआ था मैच। आज के मैच की अगर मैं बात करूं, रोहित पटेल ने कैच छोड़ा जो मेरे ख्याल से कश्यप प्रजापति का था या प्रतीक अठावले का था, कैच छोड़ा, टफ था, डेफिनेटली टफ था, एफर्ट्स की फुल मार्क, लेकिन टफ था। लेकिन फिर भी इस तरह के गेम्स में आपको वो सब कैचेस करने भी होंगे। उसके बाद लेकिन प्रतीक जीसी ने जो कैच छोड़ी थी वो तो एकदम ही डॉली कैच था। तो इस तरह के फील्डर्स को भी सपोर्ट करना होगा, बॉलर्स को। ये नहीं कि बॉलर्स अपना कर रहे हैं, उनके में कैच आ रहे हैं लेकिन आप छोड़ दे रहे हैं, एक का डबल कर रहे हैं या डबल को बाउंड्रीज कर रहे हैं। फील्डिंग को और टाइट रखनी होगी और कैचेस तो किसी भी हाल में छोड़ने नहीं है, वरना एक एक कैच बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है इस तरह की सिचुएशन में, जहां पर आपके पास दोबारा मौका नहीं है। आपको इसके बाद सीधा 2 साल बाद मौका मिलेगा अगले T20 वर्ल्ड कप में। ये मौका इसे आप ग्रैब करना जरूर चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग में कहीं ना कहीं कंसर्न ज्यादा नहीं है, लेकिन बैटिंग यूनिट में
जो शॉर्ट्स एरर हो रहे हैं उससे बचने की जरूरत है और बैटिंग ऑर्डर वापस से वही आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। शिपेन सिंह एरी का अगर इंक्लूजन होता है तो देखना होगा कितने वो फिट हैं कितने नहीं है, और अगर नहीं भी होता तो भी कहीं ना कहीं बैटिंग यूनिट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर क्रिकेट खेले तो डेफिनेटली इस मैच को वो जीतने में कामयाब हो सकते हैं। मैं यूएई की यहाँ बात करना चाहूंगा। यूएई की बैटिंग ऑर्डर में मोहम्मद वसीम रन जरूर कर रहे हैं, 2 या 3 40s भी लगा, 2 शायद 40s प्लस भी वो लगा चुके हैं, रन वो जरूर कर रहे हैं। उसके बाद बाकी प्लेयर्स ने जो कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया है ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। वृत्ति अरविंद और आसिफ खान अभी भी कंसर्न है क्योंकि उनका एक विकेट गिरता है और हम 40 पे 1 है, हम देखते हैं 50 पे 3 हो गए। वृत्ति और आसिफ कब आए कब गए पता नहीं चलता। नहीं बिल्कुल, ये तारीफ करनी होगी जिस तरीके से यूएई अभी खेल रहा है फिलहाल, बहुत अच्छा कर रहा है कि एक अगर मोहम्मद वसीम से एक तेज शुरुआत मिल जाती है तो फिर नीचे वाले बैट्समैन अच्छा फायदा उठा रहे हैं उसका। अगर हम देखें आपके अलीशन शराफ, अली नासिर है, वासिल हमीद तो खैर बहुत टेरिफिक अभी रिदम में फॉर्म में चल रहे हैं, वो उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। पर थोड़ा सा यहाँ कंसर्न भी है, वृत्ति अरविंद और आसिफ खान टिकते हैं, 25-30 रन कर भी रहे हैं लेकिन बॉलें बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और कभी कभी तो चलते भी नहीं है, लेकिन कभी कभी चलते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसिफ खान चल भी नहीं रहे, 2 3 4 5। बिल्कुल सही कहा आपने, पर बैटिंग में अगर देखेंगे तो आप थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर यूएई ने किया है अभी हाल फिलहाल में, बजाय मोहम्मद वसीम के फेलियर्स के भी टीम पहुँच रही है टोटल्स तक। फाइनल भी हाल में उन्होंने जीता और अभी फिर से इस रीजनल फाइनल्स में भी अच्छे जो प्लेयर हैं वो स्कोर कर रहे हैं। टीम लड़खड़ा जा रही थी लेकिन उसके बावजूद टीम ने फिनिश किया, जीते मैच, तो बहुत अच्छा कर रही है और उम्मीद रहेगी कि बैटिंग में फिर से यही जो प्लेयर्स हैं नीचे से थोड़ा साथ दें और मोहम्मद वसीम तो खैर ज़रूर चले, इतने बड़े इंपॉर्टेंट होगा यार, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं शुरुआत का फायदा ये प्लेयर्स उठा रहे हैं, लेकिन अगर वो शुरुआत नहीं मिली उसके बाद वृत्ति अरविंद आसिफ खान टच में नहीं है तो एकदम से हम काफी प्रेशर में देखेंगे अली नासिर और उन सब प्लेयर्स बिल्कुल देखेंगे। और फिर ये अलग माइंडसेट है, अब अलग हो गया ये तो अब फाइनल में वर्ल्ड कप में पहुंचने की बात प्रेशर है, क्राउड्स है, पूरा पैक्ड है, बस यहाँ पर यही दिक्कत है। और इसका जो एक्सपीरियंस है ज़्यादातर जो यूएई के जो यंग प्लेयर्स हैं उन्हें नहीं है, उस पर वो कैसे करके अडॉप्ट करते हैं, प्रेशर को कैसे करके वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, बस यही देखना होगा। उसके लिए क्या करना है, बैटिंग से मोहम्मद वसीम जैसे प्लेयर अगर एक धमाकेदार शुरुआत दे दें, 6 ओवर में 55 रन 60 रन का टीम अगर बोर्ड पर लग गए हैं यूएई के लिए तो थोड़ा यूएई रिलैक्स अपने आप को कर सकता है कि हाँ भाई शुरुआत बहुत अच्छी मिल गई है अगर मोहम्मद वसीम चल जाते हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर इसमें एड ऑन करना चाहूँगा, वो है आसिफ खान के बारे में। लगातार फेलियर हुए हैं, मतलब वृत्ति अरविंद तो फिर भी 20-25 तक पहुंच रहे हैं, भले बॉल ले रहे हैं जो कि गलत है, इतनी बॉलें आप नहीं ले सकते, बाकी प्लेयर्स पे तो आप ऑलरेडी प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन आसिफ खान के बल्ले से तो रन ही नहीं निकल रहे हैं, 3 रन 4 रन 5 रन कभी 15 रन आउट हो रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर माफ कीजिएगा डेल ये जरूर कहना चाहेगा कि आसिफ खान को आप ट्राई करें 15 ओवर के बाद भेजने की, ये एक क्योंकि आसिफ ने कहा कि ये ही सब कुछ है, यही डे सब कुछ है, तो डेफिनेटली अगर मोहम्मद से थोड़ी शुरुआत मिल गई है आप ट्राई करें आसिफ खान को 15 ओवर के बाद भेजें। 15 ओवर हो गए हैं आपके और अब जैसे कोई अगला विकेट गिरता है अब आसिफ खान को आप यहाँ पर एंट्री करें, उनको जितनी कम बॉलें मिले लास्ट में, जितना हिटिंग की बात रहे उतना उनके लिए बेहतर रहेगा और उनके बल्ले से आप रन निकलते हुए देख सकते हैं। बहुत पहले ट्राई करना चाहिए था अब, ताकि एक रिदम में वो आते, उनको एक माइंडसेट रहता, अचानक से चेंज करना ट्राई आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसे ट्राई करिए, वैसे भी रन नहीं निकल रहे उनके बल्ले से, अगर रन निकल रहे होते तो बात अलग है कि चलिए मत छेड़िए। आसिफ खान को अब 15 ओवर के बाद यहां पर अगर एंट्री कराने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स यहां पर यूएई को मिल सकते हैं, चाहे आप चेस कर रहे हो या फिर पहले डिफेंडिंग क्यों ना कर रहे हो। बाकी तो और बहुत सारे विकेट गिर गए तो आसिफ खान के ऊपर आ जाना पड़ेगा ही, तो लेकिन ये चीज ट्राई की जा सकती है। लेकिन एक पॉजिटिव यूएई के लिए यही है कि मोहम्मद वसीम के उस धमाकेदार वे में ना चलने के बावजूद भी वो टीम बहरीन के खिलाफ मोहम्मद वसीम चले नहीं थे, मेरे ख्याल से 5-6 रन पे आउट हो गए थे, फिर भी यूएई ने उस स्कोर को चेस किया, 20 पे 3 थे वहां से स्कोर को चेस किया, तो ये कुछ पॉजिटिव जरूर है। वृत्ति अरविंद और आसिफ खान उनके लिए सबसे बड़े सरदर्द बने हुए हैं बैटिंग यूनिट में, जिन्हें आसिफ खान को फॉर्म में लाया जा सकता है, अगर उन्हें जितना नीचे भेजा सके उतना बेहतर हो। वृत्ति अरविंद को फॉर्म में बुलाया नहीं जा सकता, उन्हें खुद ही कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा और तेज खेलना होगा। बॉलें यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट गेम में आप बॉलें वेस्ट नहीं कर सकते कि 20 बॉलों में आप 15 बनाकर खेल रहे हैं या 10 बनाकर खेल रहे हैं, यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। एंड यूएई की बॉलिंग में कहीं ना कहीं कंसर्न थोड़ी सी जरूर नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा बॉलिंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ी कंसर्न जरूर है यहाँ, इतनी नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर है। आप देखेंगे जुनैद सिद्दीकी भी थोड़े रन के लिए जा रहे हैं, हाँ जुनैद सिद्दीकी रन के लिए तो जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो नई बॉल से थोड़ा विकेट यहाँ मिलेंगे तभी यूएई शायद कुछ कर सकता है, क्योंकि नेपाल जैसी ओपोनेंट है, बहुत टफ है, उनको अपने घर में यहाँ पर हरा पाना। यूएई बिल्कुल उस मैच से काफ़ी कुछ लेना चाहेगा जो उन्होंने ट्राई सीरीज के फाइनल में
नेपाल को हराया था। तो वो उनके लिए एक लर्निंग पूरा रहेगा, उसको वो देखना चाहेंगे कि हमने क्या किया था, क्या अच्छा किया था, क्या गलत किया था। अयान खान की कैसी बॉलिंग उस मैच में रही थी, तो अली नासिर की कैसी बॉलिंग रही थी। थोड़ा एरर्स जो है बॉलर्स को कम करने हैं, क्योंकि बॉलर्स थोड़ा सा इधर से उधर भटके तो यहाँ पर यूएई के लिए एक महंगा साबित हो सकता है वर्ल्ड कप में पहुँचने के लिए 2024। बिल्कुल, और क्लियरली है यूएई के बॉलर्स के लिए कि स्लॉट बॉल देने से बचने की जरूरत है। स्लॉट बॉल्स की अगर मैं बात करूं, खास करके कुशल मल्ला के खिलाफ स्लॉट बॉल से बचने की कोई जरूर करिए। कुशल मल्ला का विकेट अगर आपको मिलता है, देखिए हमने ओमान के खिलाफ भी देखा है, कुशल मुर्तल ने थोड़ी सी स्टार्ट जरूर दी, कुशल मल्ला का विकेट वो ले गए और देखिए अचानक से पूरी टीम प्रेशर में आई। बैटिंग ऑर्डर का बहुत बड़ा हाथ रहा उसमें, लेकिन फिर भी कुशल मल्ला को उन्होंने सस्ते में निपटाया और कहीं ना कहीं टीम प्रेशर में आ गई। तो कुशल मल्ला को आपको टारगेट करना होगा, उनको स्लॉट एरिया से हटकर बॉलें देनी होगी कि वो ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा रन करने का। वो जितना ज्यादा ट्राई करेंगे उसमें उनका विकेट कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, और उनका विकेट मिल गया तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रेशर आप बना सकते हैं बाकी बॉलर्स के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं चीजें निकल कर आएंगी इस गेम में। और एक चीज जो यूएई के लिए रहनी है वो है प्रेशर। प्रेशर बहुत ज्यादा इस गेम में रहने वाला है। माहौल आप ऑलरेडी जानते हैं, पूरे क्राउड का पूरा पैक्ड स्टेडियम रहने वाला है, उसमें इतना इंटेंस और प्रेशराइज मैच होगा। नर्व्स पे कंट्रोल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एज अ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर क्योंकि होस्ट यहाँ पर नेपाल है, डेफिनेटली आपको वो तरीके की नर्व्स करनी है, प्रेशर में बचना है और कहीं ना कहीं अननेसेसरी एग्रेशन में बह जाने की कोशिश करिए। इस तरह की चीजों से बचिए। मैच जीत गए आप, उसके बाद फिर आप जितना मर्जी एग्रेशन दिखाएं, अच्छे वे में, कोई गंदगी वहां पर ना हो तो बेहतर होगा। लेकिन मैच के बाद एग्रेशन ठीक है, लेकिन एग्रेशन में बह जाएंगे तो यकीन मानिए कई बड़े बड़े दिग्गज टीमें मैच हारी हुई है अपने एग्रेशन के दम पर। ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। इंग्लैंड यूएई हमेशा शुरुआत करता है एग्रेशन, बिल्कुल हाँ, तो शुरुआत अगर आप क्योंकि यूएई शुरुआत करता है एग्रेशन की, तो थोड़ा उसे कंट्रोल करिए। आंखें दिखाना वो सब ठीक है, बात नहीं, लेकिन बॉलिंग में फोकस रखिए। अगर बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग में फोकस करिए, क्योंकि फैंस वगैरह बहुत ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर, आपको फोकस करके रखना है। और नेपाल तो खैर है ही, अपने होम ग्राउंड में है, पूरा बूस्टअप रहेगा, वो पूरी तैयारी के साथ उतरेगा और पूरा का पूरा कोशिश करेगा कि वो यूएई पे कोई भी एक वीकनेस वो यूएई को ना दे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं प्रेशर में, मान लीजिए आप इतने एग्रेशन में बह गए कि आपको यही नहीं पता चल रहा कि आप बॉलें कहाँ डाल रहे हैं। उस एग्रेशन में आपको गुस्सा आया, आपने अगली बॉल बाउंसर डालने वाली, वो वाइड चली गई, पीछे चौका की तरफ पार हो गया, उसके बाद आपने कहीं स्लॉट में दे दी, फुल टॉस दे दी। ये सब एग्रेशन आपसे करवा देता है जब आप बहने लग जाते हैं। इससे बचने की जरूरत है। और नेपाल के लिए कहीं ना कहीं बॉलिंग में डिसिप्लिन और बैटिंग में वापस से वो बैटिंग ऑर्डर और से शॉर्ट इनर से बॉलर्स को कहिए आप विकेट लीजिए, मैं अपना विकेट आज नहीं देने वाला, आज मैं विकेट देने के मूड में नहीं हूं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा। तो एट द एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखने की यहाँ उम्मीद है, जो कि एससी प्रीमियर कप में भी हुआ था, यहाँ पर भी उसी एससी की मैच देखने की उम्मीद है। बाकी ओवरऑल जो भी कहीं ना कहीं विनर होगा उसके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि ये आखिरी है, क्योंकि इसके बाद सीधा हम यही लेकर आएंगे कि ये टीम या फिर ये टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ऑल द बेस्ट नेपाल, ऑल द बेस्ट यूएई, ऑल द बेस्ट ओमान एंड ऑल द बेस्ट बहरीन। आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और कांग्रेचुलेशन भी कहना चाहेंगे। देखते हैं कितनी नसीब में कांग्रेचुलेशन हैं, वो वीडियो के पोस्ट मैच एनालिसिस में आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट मैच एनालिसिस में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और आज जो मैच हुआ नेपाल वर्सेस ओमान, उसकी अगर आपने पोस्ट मैच एनालिसिस नहीं सुनी है तो एक बार जाकर जरूर सुनिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। मैच में आपने सुन लिया, कोई बात नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है उस पोस्ट मैच एनालिसिस में सुनने के लिए, एक बार जरूर ट्राई करिए। बाय।